नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति चुनाव पर ओम प्रकाश राजभर के बड़े ऐलान की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने एक बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ कर दिया कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। कहा कि हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विधायकों से चर्चा की, इसके अलावा हमने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की है और हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। तो ओपी राजभर ने ये डिक्लेयर अब कर दिया है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ हैं, यानी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वे राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट करेंगे। अखिलेश यादव 9 रत्नों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ये ओपी राजभर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही। साथ ही गाड़ी के मामले में कहा कि मैं इनोवा से चलता हूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है। वहीं अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। उनके 9 रत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास 9 रत्न लोग रहते हैं। और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फ़ोन किया था जो नंबर 1 के हैं। मैं इनोवा से चलता हूँ, स्कॉर्पियो से चलता हूँ, मेरे पास 2 इनोवा है। मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूँ। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फार्चूनर से न चला हूँ न चलूँगा, क्योंकि फार्चूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा, और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। तो मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जा कर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं। उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि एसी से बाहर निकल कर के जनता के बीच में जा कर के अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो रास्ते अब अलग-अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। नहीं, हम नहीं अलग हैं। हम अलग नहीं, अभी तो हैं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राजभर के समर्थन देने पर भाजपा ने खुशी जताई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि एनडीए उम्मीदवार सर्वप्रिय उम्मीदवार है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में पहला मौका बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़े हैं वो भी अपना मन बदल करके उनके समर्थन में आएंगे और निर्विरोध एक राष्ट्रपति का चुनाव हो सके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर के समर्थन के स्वागत पर यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर करना चाहिए। भाजपा नेतृत्व में ही गरीबों, पिछड़ों का सम्मान होता है और भाजपा ही समाज के लोगों का भला कर सकती है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर अगर समाज का भला चाहते हैं तो भाजपा में आए, नहीं तो समाज आज सब जान गया है।
ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। सर, कई बार पलटे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अंत में आपको इस समर्थन देने की बात आज कह दी। बिल्कुल स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सबसे बड़े पद पर बिठाने की जो पहल की है, उसका स्वागत, उसका समर्थन तो पूरे देश को करना चाहिए। दलीय सीमाएं टूटनी चाहिए और देश की यही परंपरा रही है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो आज दलीय सीमाएं टूट रही हैं और जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन बरकरार रखने की बात कही है। बोले हमारा गठबंधन नहीं टूट रहा है, लेकिन हम जरूर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। ये उनके अपने विचार हैं। वो गठबंधन में वहाँ रहें या न रहें, वो उनका निजी ये बात है, अपना वो फैसला उनको करना है। लेकिन आज की तारीख में जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं भाजपा उम्मीदवार का, उन सब लोगों का अभिनंदन है। तो हमसे बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने ओम प्रकाश के राजभर के फैसले का स्वागत किया। फैशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, टीवी गंगा, दिल्ली। वहीं इस पूरे मामले में सपा विधायक मनोज पांडे का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सपा कार्यालय पर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में उनके कुछ विधायकों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं। विधायक जी, ये बताएं आज किन विषयों पर चर्चा रही, किस चीज़ को लेकर बैठक? नहीं, पार्टी की नियमित बैठक होती रहती है, लेकिन किन पर चर्चा थी वो तो हम नहीं यहाँ पर आपसे बता सकते हैं। लेकिन पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत हो, ज़मीन स्तर पर कैसे सदस्यता अभियान और प्रभावी ढंग से चल सके, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, उनके मुद्दों को कैसे हम लोग उठाएं और कैसे उनको हम लोग राहत दिला सकें, इन तमाम मुद्दों पर पार्टी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज़मीनी रूप में हम लोग और मजबूती से काम करने जा रहे हैं। सर, आज जिस तरह से आप ही के सहयोगी दल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि वो समर्थन देने जा रहे हैं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को, उसे लेके क्या कहें? देखिए, ओम प्रकाश जी का अपना विवेक है और अपना बयान है, और मैं उनके बयान पर क्या टिप्पणी करूं, इसलिए कि प्रत्येक दिन उनका बयान वो बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के साथ हैं, तो अब उन्होंने क्यों कहा और कैसे कहा ये वही बता सकते हैं। एक तरफ गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ओम प्रकाश जी प्रत्येक दिन एक नया बयान देते हैं, तो उनके बयान का कोई विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ। वही अपने बयान के पीछे का राज जानते होंगे कि क्यों ऐसा करते हैं वो। क्या लगता है, वो लगातार देखिए एक बात कहते रहे पहले भी कि अखिलेश यादव जी को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, और आज वो बोल रहे थे कि शायद ये बात उन्हें बुरी लग गई। देखिए, पार्टी में राय और सुझाव आते हैं, लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लोकतंत्र इसमें देश के किसी राजनीतिक दल में नहीं है। लेकिन कुछ चौराहे की बातें होती हैं, कुछ चौपालों की होती हैं, कुछ कमरे के अंदर की बात होती है। ये हम जैसे कार्यकर्ता और नेता को तय करना पड़ेगा कि हमें अपनी बात को कहाँ और किस स्टेज पर कहना। काफ़ी नाराज़ थे कि जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमें बुलाया नहीं गया, जबकि सहयोगी दल। नहीं, उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाखूबी से तमाम छोटे दलों के साथ अपने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है। उनके बयानों को लेकर कुछ कहेंगे? क्या लगता है गठबंधन चलेगा ही आगे इस तरह? कोई गठबंधन जो है वो एक पवित्र भावना, एक वैचारिक मानसिकता, सिद्धांत और विचारधाराओं के आधार पर चलता है। अब ये देखना होगा जिनके वैचारिक सिद्धांत ये हैं कि आज हम गरीब की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की और डेवलपमेंट की बात करें, लोकतंत्र की रक्षा की बात करें, संविधान जो हमारा आज तोड़ा जा रहा है उसको बचाने की बात करें, तो निश्चित रूप से गठबंधन में रहना चाहेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर एक और समाजवादी पार्टी के नेता ने हमला बोला। सपा के नेता अमीक जमई ने कहा है कि राजभर का अमित शाह से मिलना दुखद है। राजभर सपा से अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसा पिन पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहां से वो बीजेपी आरएसएस के साथ कोई समझौते की तरफ जाना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का लड़ाई भविष्य का हमारा बहुत साफ है।
कि हमें 2024 की जो अगली लड़ाई है उसके लिए समाज को तैयार करना है। श्री अमित शाह जी से मिलना ही, गृहमंत्री जी जो पूरी देश की दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की बर्बादी के जड़ हो, आरक्षण खत्म करने की जड़ हो, सामाजिक न्याय पर हमला करने की जड़ हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की जड़ हो, क्या श्री ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह जी से मिलके कोई क्रांति करने गए थे? ये अपने आप में ही दुखद है। और इस बीच एक और खबर आपको बताएं, लुलु मॉल लखनऊ में नमाज पढ़ने से जुड़ा एक नया वीडियो अब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2 युवक मॉल के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। फिलहाल मॉल प्रबंधन की तरफ से इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां इससे पहले लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो सामने आया था और इस पर कार्रवाई भी की गई थी। उन लोगों के खिलाफ जो मॉल का प्रबंधन है उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी। और अब एक और नया वीडियो ये सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के लुलु मॉल का ही है, जिसमें 2 युवक नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि जो मैनेजमेंट मॉल का है उनकी तरफ से अभी इस वीडियो पर कोई पुष्टि नहीं आई है। लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार की शाम सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। लुलु मॉल मैनेजमेंट की तरफ से ये पुलिस में तहरीर देते हुए दावा किया गया कि नमाज पढ़ते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में शाम 6 बजे सुंदरकांड का पाठ करने की बात कही जा रही है। लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद प्रशासन ने अब एक नोटिस लगा दिया है। नोटिस में लिखा है कि मॉल परिसर में धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। मॉल प्रशासन ने मॉल परिसर में जगह जगह ये नोटिस चस्पा किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मॉल परिसर में किसी तरह की धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। बाकायदा अब ये मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में लिखा है मॉल के परिसर में धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाएगी। ये आप नोटिस देख सकते हैं, ये अब मॉल के बाहर लगाया गया है जहां लुलु मॉल में नमाज अदा करने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने ये नोटिस लगा दिया है। नोटिस में लिखा है कि मॉल परिसर में धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। मॉल प्रशासन की तरफ से मॉल परिसर में जगह जगह ऐसे नोटिस चस्पा किए गए हैं। वहीं लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की घटनाओं को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान आया है। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि लुलु मॉल में मॉल जिहाद हो रहा है। लखनऊ में जो आया लुलु या लल्ली क्या है मॉल, वहाँ मॉल जिहाद हो रहा है। और आप देखो नाम भी कितना घटिया रखा है लुल्लू, बताओ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आप उसमें 80% आप देखिए कि मुस्लिम को रखा है और 20% लड़कियों को रखा है, वो भी हिंदू लड़कियों को सिर्फ। ये क्या कर रहा है? और उसमें नमाज पढ़वा रहा है। अरे तुम हनुमान चालीसा के लिए मंदिर बनाए क्या? हनुमान जी का मंदिर है क्या? शिव जी का मंदिर है? उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू से में पैसे ही देगा मॉल में? हम कह रहे हैं कि एक तो ऐसे जिहादी मानसिकता जहां से गठित हो रही है उसका बहिष्कार करना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। अब 18 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। आज हो रही ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला कोर्ट की सुनवाई खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। आज ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब इसके खत्म होने की सूचना। फ्रॉड है, इलीगल है, ना कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाया गया है, ना कोई इंदराज दिखाया गया है, कब वक्फ के रूप में दर्ज हुआ कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए ये वक्फ एक्ट 1995 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और आक्रांता ने जो अपनी तलवार से किया था
आज की कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। दीन मोहम्मद के केस का जो हवाला दिया जा रहा था उसका क्या हुआ? दीन मोहम्मद का जजमेंट केस के हवाले पे अपने सबमिशंस कल ही कर चुके हैं और हमने बताया था कि काशी विश्वनाथ एक्ट के सेक्शन 2 से वो जजमेंट ऑलरेडी नलीफाई हो चुका है। सोमवार को क्या दलीलें? अब सोमवार को हमारी दलीलें नहीं, राखी सिंह के जो वकील है वो अपनी बात रखेंगे, वो हमारे इस पूरे आर्गुमेंट का हिस्सा नहीं है। वादी नंबर 1 रखेंगे। क्या कोई इस पे बात रखी गई है या नहीं? मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख चुका था हमारे आर्गुमेंट्स से। हमारे आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से। अब मुस्लिम पक्ष को कोर्ट टाइम देगा अपना जवाब देने। हम लोगों ने सारे साक्ष्यों के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने रख दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने रख दिए हैं। आइए एएनआई को जी देखिए, आज हम लोगों ने वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से अपनी बहस रख दी है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं होता है। जो मुस्लिम्स ने कहा था कि वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया, गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया है, कब दर्ज किया गया, कहां दर्ज किया गया, उसका कोई डिटेल नहीं है। वो सारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इलीगल बातें कही गई हैं। वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। वक्फ एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ जो आक्रांता ने अपनी तलवार से कर दिया, वो आज की कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है। ये सारे आर्गुमेंट्स हमने कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से रखे हैं। मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन साहब ने, हम चारों लोगों ने वादी संख्या 2 से 5 के लिए अपने आर्गुमेंट्स रखे। हमारा आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया है। अब जो राखी सिंह है उनके वकील मंडे को अपनी बहस करेंगे। तो विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्हें आपने सुना। आज अपनी दलीलें रखी गई, कंक्लूड कर दिया गया है इन दलीलों को और अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को इस मामले में जिला कोर्ट में होगी। पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई और अब समय था हिंदू पक्ष की दलीलें सामने आने का, जिन्हें आज कंक्लूड कर दिया गया। और जैसा कि यहां वकील ने बताया, हिंदू पक्ष के विष्णु जैन ने, उन्होंने कहा कि अब आगे राखी सिंह के वकील रखेंगे दलील। क्या पॉइंट है अभी आपको नहीं बता सकते, वो हम कोर्ट को ही बताएंगे, नहीं तो डिस्क्लोज हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि एक तो उन्होंने कागज़ दिखाया है वक्फ का कि भैया हम वक्फ किया हुआ है, लेकिन वो मड़ुआडीह का है जो काशी विश्वनाथ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा, मुझे लगता है जोन का है। और जो वो कागज़ उसमें लिखा भी है मड़ुआडीह, उसमें भी कोई डेट नहीं पड़ी है कि उसका डेट कब वक्फ हुआ, मतलब वो डोनेट कब किया गया, किसने डोनेट किया, कब डोनेट किया, डोनेट करने वाले का एड्रेस क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक कागज़ मिला है, बाकी इनके पास कोई कागज़ नहीं है। तो जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं कर देते कि हाँ वो जो जिस मंदिर पे उनका मालिकाना हक चल रहा है उसको किसी ने डोनेट किया है, उसकी डेट है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तब तक वहाँ पे मस्जिद पढ़ना अपने आप में इल्लीगल कहलाएगा, वो अवैध कब्जा कहलाएगा, वो मस्जिद नहीं कही जा सकती। और ये तो बहुत पुराना सेटल लॉ है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक वो मंदिर ही कहलाता। मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर की छत तोड़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर का नींव उखाड़ने से कैरेक्टर चेंज नहीं होता, जब तक कि वहाँ विसर्जन नहीं हो जाता। हमारे गाँव में देहात में नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है। क्या वो जो पीपल का पेड़ है उसकी डाल टूट जाती है तो उसका कैरेक्टर खत्म होता? नहीं, आप पीपल का पेड़ काट के हटा दो तभी वो मंदिर वहाँ वो मूर्ति देवस्थानी बना रहता। तो जिस तरीके से नीम का पेड़ तोड़ने से, पीपल का पेड़ तोड़ने से, बरगद का पेड़ तोड़ के हटा देने से वो देवस्थान की कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वैसे ही गुंबद बदल देने से देवस्थान का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। ये मंडे को आपका आप हमारा आर्ग्यूमेंट मंडे को हिंदू पक्ष के वकीलों को आप सुन रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट आज उन्होंने जिला कोर्ट में रखे हैं, जो बातें अपनी रखी है और अब अगली सुनवाई इस मामले में 18 जुलाई को होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।